सो अब हम लोग आज इन्फ्लेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी रिवीजन हो जाएगा इन क्वेश्चन से। कोशिश करना आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो और उसमें वर्कआउट करो प्रॉपर चीज़ों को, और तब जाके अपना आंसर दो, और थोड़ा तेज करना, ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देख पाए। आने वाली क्लासेस में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, PYQs भी करेंगे, ठीक है। बट आज इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये मॉक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर RBI फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल सवाल से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, सबको पता होना चाहिए। हाथ उठा लो, अभी तो बस हाथ उठाओ, सबको मौका मिलना चाहिए। बाकियों को नहीं आता? कौन कौन होलसेल प्राइस इंडेक्स कह रहा है? हाथ उठाओ फटाफट जल्दी। वेरी गुड मनीषा, आप भी कह रहे हो, आप भी कह रहे हो। अच्छा, किसने बताया ऐसा? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन कौन सही बोल रहा है बताओ। CPI को कौन कौन सही बोल रहा है? ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बहुत सिंपल है। तो इसका रीजन भी मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन जो है, RBI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को क्यों टारगेट करता है बताओ। क्योंकि मेजर, यस, सबसे पहला पॉइंट, बिकॉज नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर कवर्ड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर मोर देन होलसेल प्राइस इंडेक्स। डाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, और कवरेज भी ज्यादा है। बेस जो है, कंज्यूमर बेस बड़ा है होलसेलर बेस से। दूसरी बात, रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। फूड का वेटेज कहां पर ज्यादा है, WPI में या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। इस वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को टारगेट किया जाता है, किसके लिए? इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है, समझ गए? अच्छा, आप बताओ, आप नेगेटिव इन्फ्लेशन इज अ आइडियल कंडीशन, ट्रू या फॉल्स? एक नेगेटिव इन्फ्लेशन इज एन आइडियल कंडीशन फॉर अ कंट्री, ट्रू या फॉल्स? इन्फ्लेशन नेगेटिव में होनी चाहिए ना, बताओ, या नहीं? ठीक है, तो ये सब चीजें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। इन्फ्लेशन इज नॉट अ बैड थिंग। इन्फ्लेशन को डिफाइन करेंगे, इट इज सिंपली राइज इन प्राइजेस, राइज इन प्राइजेस, ठीक है। और ये जनरली किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में होता ही होता है। तो करंटली जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है, इट इज 3.6 अकॉर्डिंग टू लास्ट February 2025। तो वो आइडियल सिचुएशन में आता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, नाम से ही समझ में आएगा आपको। लागत आधारित मुद्रास्फीति कब होती है? तब होती है, अच्छा, तब होती है जब, वेरी वेरी सिंपल, जब मांग बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू A, यानी डिमांड इंक्रीजेस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन B, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू हायर वेजेस और रॉ मटेरियल प्राइसेस, यानी वेतन क्या देने पड़ जाते हैं, कंपनीज को वेतन ज्यादा देना पड़ता है, और कंपनी को कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल महंगा पड़ता है, जिसके वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाता है, और इसके वजह से जो भी आप सामान खरीदोगे वो महंगा पड़ता है। ऑप्शन नंबर C, सेंट्रल बैंक प्रिंट्स एक्सेस मनी, बैंक ने ज्यादा पैसा छाप दिया। बैंक ने ज्यादा पैसा छाप दिया तो क्या होगा? पैसे की पावर कम हो गई, उसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं दूसरे डेफिनेशन में। D है, टैक्स रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर रिड्यूस्ड, टैक्स कम कर दिया, इससे तो सामान सस्ता हो जाएगा वैसे। हाँ, क्या आंसर है? एक ही आवाज में बोलो फटाफट, ठीक है। तो सिंपल आंसर क्या है इसका? B, ठीक है। यानी कॉस्ट पुश क्या है? जब उसकी कीमत प्रोड्यूसर को ज्यादा पड़े पहले से ही, ये है सिंपल टर्म्स में। किसी भी वजह से पड़ सकती है, वेज, तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ रही है उसको कच्चा माल महंगा पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट पे टैक्सेस ज्यादा लगा दिए। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स वगैरह पे सिन टैक्स लगता है ना, इन पे पहले से टैक्स ज्यादा है। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स और ले लो, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेशन ज्यादा लगा दी है, तो वो भी इसमें ही आ जाएगा।
तो वो सामान आपको महंगा पड़ रहा है, समझ गए। मान लो गाड़ियों पे गवर्नमेंट ने क्या लगा दी, 70-80% ड्यूटी लगा दी, तो वो आपके लिए क्या हो गया, महंगा हो गया। तो वो किस में आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का टाइप है, यानी लागत बढ़ गई, उसकी लागत बढ़ गई तो आपके लिए कीमतें बढ़ गई, समझ गए। जिसकी क्लास छूटी भी होगी इन क्वेश्चन से कवर हो जाएगा आराम से, रिविजन है ये, ठीक है। ये मत सोचना क्या क्वेश्चन बना दिए सर, यू कैन डू बेटर देन दिस। इजी बनाए मैंने आपके रिवीजन कराने के लिए, ठीक है। आई एम हैप्पी कि आप आंसर दे पा रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मोस्ट नेगेटिवली अफेक्टेड बाय हाई इन्फ्लेशन, इनमें से कौन सा समूह उच्च मुद्रास्फीति से सबसे अधिक प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा समूह होगा, बताओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सोच के करोगे इसको। ऑप्शन नंबर ए है बोरोअर्स विद फिक्स इंटरेस्ट लोन्स, जिनका जो लोन है वो किस पे है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे है, ठीक है। सेकेंड है पीपल विद फिक्स्ड इनकम्स सच एज पेंशनर्स, पेंशन तो फिक्स आती है। बिजनेसेस विद फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पावर, governments that collect higher tax revenue due to inflation, सोच लेना, वर्कआउट करो इसको। आंसर ए के साथ कौन कौन है, इस पे सब लोग बिखर जाओगे। अभी तो बड़ी यूनाइटेड आवाज आ रही थी, अब आप लोग बिखरोगे, पॉपुलेशन स्प्लिट हो जाएगी अभी ऑप्शंस के बीच में। ए के साथ कौन कौन है, हाथ उठाओ, बिखरना शुरू। बी के साथ, सी के साथ, सी को कोई खरीदार ही नहीं मिला, अच्छा 2 3 4। डी के साथ कौन है, सारे ऑप्शंस के साथ कोई ना कोई है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं डी काटूंगा ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अब आप हर चीज को सोच के चलो। गवर्नमेंट दैट कलेक्ट्स हायर टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन, आपके हिसाब से मतलब ऐसी सरकार जो कि इन्फ्लेशन के दौरान, वैसे तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता है, इतना ऐसी सरकार नहीं होती। इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है क्या, या टैक्स कम करती है, क्या करती है गवर्नमेंट? अरे अभी तो भूल गए तुम, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। टैक्स बढ़ाती है, लेकिन वो टैक्स उसकी कमाई का जरिया रेवेन्यू बनता है क्या, मेजर रेवेन्यू में काउंट करती है क्या गवर्नमेंट कभी उसको, बताओ। गवर्नमेंट तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए, डिमांड को क्या करने के लिए, कम करने के लिए करती है, और वो भी टाइम बीइंग के लिए होता है वो, ठीक है। फिर बिजनेसेस विद फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पावर, ये भी एक साइक्लिक चीज़ है। प्राइस कितना रखना है कितना नहीं रखना है, वो प्रॉफिट्स के लिए नहीं करते, वो डिमांड्स के लिए करते हैं, ठीक है। नुकसान पूछा है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, अब आप देखो नुकसान किसका होगा, पेंशन जो ले रहे हैं, जिनकी फिक्स पेंशन आ रही है लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है? फिक्स इनकम बोला है ना, मिलता है लेकिन इसमें नहीं बोला ना, इसमें नहीं बोला, इस ऑप्शन में नहीं बोला, इसमें बोला ही है फिक्स इनकम, ठीक है। बोरोअर्स विद फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन्स, इनका भी नुकसान होगा, इनका भी नुकसान होता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान किसका होता है, पीपल विथ फिक्स्ड इनकम्स। ये पता है किस तरह का क्वेश्चन है, कभी कभी यूपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको सही लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए बी आपको सही लगेगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही लगेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं सारे ऑप्शंस, लेकिन इसमें पूछा है, आप लोग यहाँ भूल जाते हो, आप अपने पॉइंट को प्रूव करने में लग जाते हो।
अब ये देखो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, तो इन्फ्लेशन जब भी बात करते हैं ना तो हमेशा याद रखना उसका नुकसान गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों पर केंद्रित होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बिजनेसेस से ज़्यादा लोगों पे, आम जनता पर केंद्रित होता है, ये चीज़ याद रखोगे, ठीक है। सीपीआई को इसलिए ही टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में। हाँ जी पूछो। कैसे कैसे कैसे? हाँ मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, हाँ तो उसको तो फायदा होगा, सही बात है। पहले ऑप्शन में तो फायदा ही हो रहा था बोरोवर्स को। इसमें हम लोगों ने वही पढ़ा था ना, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ठीक है। किसका? बी, बी, ठीक है। आगे ये तो बहुत सिंपल है। आरबीआई कौन सा टूल इस्तेमाल नहीं करता टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? बताओ। इनकम टैक्स रेट चेंजेस, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा क्या? ये इनको देखो, इन नंबर्स को, तो फिर प्लस माइनस दे रखा है उधर। क्या आंसर इसका? सिंपल, ठीक है। 4% प्लस माइनस 2%। फिलिप्स कर्व। क्वेश्चन करने पे ध्यान दो, क्वेश्चन की फोटो मत खींचा करो, क्या फायदा उससे? तुम्हें हम यहाँ पे काम देते नहीं तो बहुत चाहिए हमें फोटो खींचने के लिए, हमें खींचनी पड़ती है आगे। क्लास में बैठे हो, एंजॉय द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन बनेंगे। इसमें टिक करो। अच्छा ऑप्शंस भी होंगे, आगे होंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिलिप्स कर्व। पहले में फिलिप्स कर्व डिपिक्ट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। ट्रू या फॉल्स? अगर मैं शॉर्ट रन को लॉन्ग रन कर दूं तो तब फॉल्स हो जाएगा, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट फिर वही है, इन द लॉन्ग रन फिलिप कर्व्स बिकम वर्टिकल suggesting no trade-off between inflation and unemployment. No trade-off between मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन ऑफ उसका अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर थर्ड है, द फिलिप्स कर्व इज अ प्रिंसिपल बिहाइंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग बाय सेंट्रल बैंक। फिलिप्स कर्व को सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करने के लिए। बताओ। तो सिंपल आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? फिलिप्स कर्व के बारे में हमने पढ़ा कि शॉर्ट टर्म में जो इन्फ्लेशन रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट वो क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि जब भी प्राइजेस में इजाफा होता है, प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ रही होती है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए नौकरियां पैदा होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में जब लंबे समय तक डिमांड बढ़ती रहती है, प्राइजेस हाई होते हैं, तो वेजेस भी बढ़ाने पड़ते हैं, तो वो वहाँ पे क्या आ जाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाला फैक्टर भी आ जाता है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कई बार ले ऑफ भी करते हैं, यानी एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देते हैं। इस वजह से जो ग्राफ है वो वर्टिकल हो जाता है और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में अब कोई ट्रेड ऑफ नहीं दिखाई देता। तो आंसर क्या होगा इसका? सिंपली 1 और 2। देखो जब क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह से आएंगे। और आरबीआई फिलिप्स कर्व को यूज नहीं करता है
कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं यूज़ करता, बिकॉज ये एक रिलायबल चीज़ नहीं है। शॉर्ट ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, समझे। ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो कि शॉर्ट टर्म में सही होता दिखता है हमें। ये जो चीज़ें मैंने हिंदी में समझाई है वही अच्छी अंग्रेजी में आपसे पूछ लिया, यानी अच्छी भाषा में, चाहे अच्छी हिंदी की भाषा में वही पूछा है। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस और वेज प्राइस स्पाइरल, यानी मुद्रास्फीति से अपेक्षाएं होती है और वेतन मूल्य का एक चक्र होता है। मैंने अभी अभी आपको समझाया था फिलिप्स कर्व समझाते हुए कि जब इन्फ्लेशन अकर होती है तो क्या होता है, पीपल टेंड टू एक्सपेक्ट दैट सैलरीज विल राइज, उनके वेजेस में भी इंक्रीमेंट होगा, ऐसे ही माना जाता है ना कि उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, ठीक है। और वेतन और मूल्य दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। मैंने आपको बताया था जब वेतनों में इजाफा होता है तो जो प्रोड्यूसर है उसको क्या पड़ेगा, वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बल्कि कॉज हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने पूछा है, इफ इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन राइज वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस लीडिंग टू अ वेज प्राइस स्पाइरल, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो बड़ा सिंपल सा बोला है, ठीक है। अगर मुद्रास्फीति होती है तो अपेक्षाएं बढ़ती है किसकी, उच्च वेतन की, करेक्ट। अगला स्टेटमेंट है, अ वेज प्राइस स्पाइरल कैन कॉज परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। वेज और प्राइस, दोबारा से मैं बता रहा हूं, स्पाइरल का मतलब समझ गए ना, एवरीथिंग इज साइक्लिकल इन इकोनॉमिक्स। वेज के वजह से प्राइस पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसके वजह से परसिस्टेंट इन्फ्लेशन हो सकती है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा सकती है। इवन व्हेन एक्सटर्नल इन्फ्लेशनरी प्रेशर सबसाइड्स, बाहर से जो इन्फ्लेशन का प्रेशर आता है वो किसका आता है, डिमांड का, वो हट गया, फिर भी कीमतों में इजाफा हो सकता है क्योंकि तनख्वाहों में इजाफा हो गया। ये बात कह रहा है, बात समझ में आई नहीं आई। तो सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी अलोन इज सफिशिएंट टू कंट्रोल अ वेज प्राइस स्पाइरल इन एन इकोनॉमी। सब अभी पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, गलत तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दिखाऊं, लो चलो, दो लोगों के हाथ उठ गए, समझ में आ रहा है आपको अंशिका, पक्का। चलो चेक करूंगा, लो तुम क्वेश्चन देखो, लो क्वेश्चन देख लो एक और बार, 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन देखो फटाफट फटाफट। अपने आप के साथ डिस्कशन किया करो, अपने आप के साथ, वो ज्यादा फायदेमंद है। एग्जाम में अपने आप के साथ ही डिस्कशन करना पड़ेगा, है ना। इस एग्जाम की रेस में भी अकेले ही हो आप, सीखना हो बाद में क्लासेस में डिस्कशन, क्वेश्चन जब कर रहे हो अकेले करो। बताओ, बहुत सिंपल है ये। चलो हाथ उठ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ कौन कौन है, हाथ उठा लो, यानी किसको पहला और दूसरा कथन सही लग रहा है। आपके हिसाब से अगर बाहर से इन्फ्लेशन नीचे आ भी गया, मतलब मुद्रास्फीति कम हो भी गई, तो भी प्राइस राइज हो सकता है, यानी इन्फ्लेशन कंटिन्यू हो सकती है, सिर्फ किसके वजह से, वेज के वजह से। ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है। तो ये आपको ट्रू लग रहा है, बताओ, कॉन्फिडेंट हो, वेरी गुड, शाबाश, कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है ना। सही बात है, तो सही बात है, किसी वस्तु की कीमत तो बढ़ी सकती है,
अगर उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही है, हमेशा डिमांड की वजह से ही थोड़ी बढ़ती है, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, उस फैक्टर को क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ गए? और देखो यहाँ पे नई टर्मिनोलॉजीज भी मिली है आपको, वेज स्पाइरल, ठीक है, वेज प्राइस स्पाइरल का मतलब समझ गए, ये टर्म नोट करोगे आप, वेज प्राइस स्पाइरल, ये टर्म नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है। और सीधी सी बात, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट तो गलत था ही था। थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत था? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से तो आप इन्फ्लेशन को नियंत्रण में नहीं ला सकते हो, आपको क्या करना पड़ता है, मौद्रिक नीति के अलावा भी आपको बाकी नीतियां अपनानी पड़ती हैं, है ना। आंसर क्या है इसका? ए, 1 and 2 ओनली। ठीक है, ये टर्म भी हमने पढ़ा था, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पढ़ा था ना। हो गया, सिंपल क्वेश्चन है ना। आपसे सिर्फ पूछा है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के बारे में। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड राइज ड्यू टू ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस। अभी रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो इंपोर्ट होने वाली वस्तु है, जो आप आयात करके अपने देश में ला रहे हो, उसके प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, और उसके प्राइसेस बढ़ने की वजह से जब वो आपके घरेलू बाज़ारों में बिक रहा है तो उसके मूल्य बढ़ गए, तो वो है। सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कैन लीड टू हायर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ये बड़ी अच्छी बात कही है ना। क्या बात कही, सोचिए आपने कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट, उसकी वैल्यू यानी उसकी परचेजिंग पावर, अभी रुपए की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है ना। जब ऐसा होता है तो हमें इंपोर्ट क्या पड़ता है, महंगा, ये तो हमने पढ़ा ही है, और एक्सपोर्ट क्या पड़ता है, सस्ता, तो वही पूछा है, ठीक है। थर्ड पूछा है, इंडिया बीइंग अ नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, सही बात है यहां तक है? भारत जो कच्चे तेल का शुद्ध आयातक तो नहीं होगा, खैर नेट इंपोर्टर है, यानी ज़्यादा आयात करता है। नेट अगर निकालते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मांग के, तो हम फिर भी इंपोर्ट में ही आते हैं। आयातित मुद्रास्फीति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इतना अच्छा क्वेश्चन है ना ये, ठीक है, बहुत ही अच्छे इंसान ने बनाया है ये। बताओ, हो गया आंसर? आ गया होगा अब तक तो, क्या सिंपल है। ऑप्शंस देख लो, चलो बहुत ही सिंपल है, मैं नहीं चाहता इस पे किसी की गलती हो। ऑप्शन नंबर ए के साथ कौन कौन है, हाथ उठाओ। ऑप्शन नंबर बी के साथ कौन कौन है, हाथ उठाओ। दूसरों को मत देखो, दूसरों के हाथों को देख के हाथ मत उठाओ, अपना उठाओ। और ऑप्शन नंबर सी के साथ कौन कौन है, कोई भी नहीं है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर डी के साथ कौन कौन है, हाथ उठाओ। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, यहाँ से मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है ना। सीधी सी बात है भाई, डेप्रिसिएशन, आपकी खुद की जो घरेलू मुद्रा है उसकी कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आपको इंपोर्ट क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। भारत कच्चे तेल, ये तो कच्चा तेल तो इसका एग्जाम्पल ही था जो मैंने दिया था आपको, याद आ रहा है ना। हम कच्चे तेल के नेट इंपोर्टर हैं, ज़्यादातर कच्चा तेल हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से हम ज़्यादा संवेदनशील है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन।
अगर कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव होता है तो सीधा सीधा हमारी घरेलू बाजारों पे मुद्रास्फीति पर फर्क पड़ जाता है। यही तो है इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ गए? लो, ये क्वेश्चन है हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में। हाइपर इन्फ्लेशन refers to an extremely rapid and out of control rise in prices often exceeding 50% पर मंथ। 50% से भी ज़्यादा प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है हाइपर इन्फ्लेशन इज टिपिकली कॉज्ड बाय एक्सेसिव मनी सप्लाई विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ हो नहीं रही है लेकिन इकोनॉमी में मनी सप्लाई होता जा रहा है। ये ज़्यादातर होता है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, लेकिन उसके पीछे एसेट्स बैक्ड नहीं होते। जितना आपके पास एसेट नहीं है, परिसंपत्तियां हैं नहीं, आपने उससे ज़्यादा क्या कर लिए, मनी प्रिंट कर ली। ठीक है, जिम्बाब्वे एंड वीमार जर्मनी आर हिस्टोरिक एग्जाम्पल ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। दीज टू एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने इसको क्वेश्चंस में डाल दिया, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। वेरी सिंपल, ए के साथ कौन कौन है, बी के साथ कौन कौन है, सी के साथ कौन कौन है, डी के साथ कौन कौन है, हाथ उठाओ। वेरी गुड। ठीक है, तो अब आई होप इसके साथ आप लोगों के इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। हमने बिल्कुल प्रॉपरली क्वेश्चंस के साथ कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। क्वेश्चंस आपको देखने हैं, एक और बार देख लो। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अगली बार हम लोग PYQs करेंगे। ठीक है, PYQs जो इम्पोर्टेंट अभी तक के हम कर चुके हैं टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड करेंगे। तो अपना रिवीजन कंटिन्यू रखो। ठीक है, इस साल के एग्जाम के लिए UPSC 2025 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।